नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नंबर 1 शो बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आजकल चुनावी समर में सियासत उफान पर है। कहीं पर बात वोट मांगने के साथ साथ भाषा की मर्यादा को भूलने की हो रही है, भाषा की मर्यादा तोड़ी जा रही है, तो वहीं पर इस मौसम में दावों और वादों की लगातार बरसात हो रही है। अपनी ताकत के हिसाब से बिसात बिछाई जा रही है, मोहरे सजाए जा रहे हैं। इसलिए बिग बुलेटिन में आज हम सियासत के हर पहलू पर हमेशा की तरह निष्पक्ष ढंग से विश्लेषण करेंगे ताकि सच क्या है ये आपके सामने लाएं। हम ये भी बताएंगे कि झूठे वायदे और कौन किसको कैसे चल रहा है या चलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज के बिग बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं हरियाणा की नई नवेली पार्टी यानी जेजेपी से। जेजेपी ने आज चुनावी योद्धाओं का ऐलान किया। जी हां, अभी हरियाणा की 10 सीटों में से 4 चुनावी योद्धाओं को मैदान में उतारा गया है। जेजेपी और आम आदमी पार्टी में गठबंधन है। 7 पर जेजेपी को लड़ना है और 3 पर आम आदमी पार्टी को। तो ये जो 4 नवरत्न जेजेपी ने आज योद्धा के तौर पर उतारे हैं, ये कौन है और क्या 4 नवरत्न पहली सूची में उतारने में कोई हिचकिचाहट थी, साथ के साथ आज क्यों नहीं उतारे गए? क्या जेजेपी को भी बाकी पार्टियों की तरह इसमें मशक्कत करनी पड़ रही है? ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं हमारी आज की इस पहली रिपोर्ट से। और इस रिपोर्ट के बाद हम सीधे जुड़ेंगे जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला से लाइव। हमने चारों कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं। इस ऐलान के साथ ही जेजेपी और आम आदमी पार्टी का सियासी रिश्ता एक कदम और आगे बढ़ गया। गठबंधन ने हरियाणा की 10 में से 4 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। गठबंधन के फॉर्मूले के मुताबिक 10 में से 7 सीट जेजेपी और 3 सीटों पर आप चुनाव लड़ेगी। वहीं जेजेपी ने 7 में से 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। हिसार से जेजेपी के उम्मीदवार मौजूदा सांसद दुष्यंत चौटाला होंगे। हिसार सीट से बीजेपी ने बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह को टिकट दिया है, जबकि इनेलो ने सुरेश कौथ को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने अब तक यहां से उम्मीदवार तय नहीं किया है। रोहतक सीट से जेजेपी ने इनसो प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप देसवाल पर दांव खेला है। यहां उनकी टक्कर बीजेपी उम्मीदवार अरविंद शर्मा और कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा से होगी। रोहतक से इनेलो ने अभी तक कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। जेजेपी ने सिरसा सीट से निर्मल सिंह को टिकट दिया है, जहां से बीजेपी की सुनीता दुग्गल, इनेलो के चरणजीत सिंह रोडी और कांग्रेस के अशोक तंवर चुनावी मैदान में है। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से जेजेपी ने स्वाति यादव को टिकट दिया है। इस सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद धर्मवीर सिंह को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व सांसद श्रुति चौधरी पर दांव खेला है। हालांकि इनेलो ने अब तक यहां से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। गठबंधन के बीच जो फॉर्मूला तय हुआ है उसके मुताबिक अंबाला, करनाल और फरीदाबाद सीट आपके खाते में जाएगी। बाकी सीटों पर भी गठबंधन जल्द उम्मीदवार तय करेगा। इसके साथ 3 लोकसभा क्षेत्र जो है सोनीपत, कुरुक्षेत्र और उसके साथ दो ये और गुड़गांव तीसरा ये लोकसभा क्षेत्र है, जिसके ऊपर पार्टी अभी विचार विमर्श कर रही है और अगले 48 घंटे में अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतारने का काम करेगी। आज 4 कैंडिडेट हमारे ज्वाइंट जो गठबंधन के आ चुके हैं। कल परसों तक सारे कैंडिडेट आ जाएंगे और जैसे दिल्ली में भाजपा को हम चुनौती देंगे, वैसे ही जेजेपी और आम आदमी पार्टी मिल करके हरियाणा के अंदर भी भाजपा को चुनौती देंगे और उनके हराने का काम करेंगे। गठबंधन के बाद दोनों दलों के हौसले बुलंद हैं। दोनों को उम्मीद है कि ये याराना लोकसभा से होते हुए विधानसभा चुनाव तक जाएगा। हमें भरोसा है कि हरियाणा के अंदर जेजेपी और आम आदमी पार्टी ने जो जिंद से शुरुआत की है, वो बदलाव लोकसभा चुनाव होते हुए हरियाणा के विधानसभा चुनाव तक पहुंचेगा और दिल्ली की तरह हरियाणा में भी एक
बदलाव की और एक जनता की आवाज को राजनीति में परिवर्तित करते हुए सरकार बनाएगा। कुल मिलाकर हरियाणा के इस नए नवेले गठबंधन ने भी 10 का दम दिखाने के लिए कमर कस ली है। देखना होगा ये नया सियासी रिश्ता क्या रंग लाता है। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। में अब हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं दुष्यंत चौटाला, जेजेपी के नेता। आज आपने कुछ सीट्स का ऐलान किया, लेकिन कुछ सीट्स का ऐलान होना बाकी है। इसके पीछे की रणनीति हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, जहां अलायंस की बात थी, आम आदमी पार्टी से जो 3 सीटों पर उनने हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ना था और साथ पे हमने लड़ना था, उन 3 सीटों पर चर्चाएं हो रही थी। आज वो चर्चाएं सुबह समाप्त हुई और हमारी ओर से जो 4 फाइनलाइज्ड कैंडिडेट थे, जिन 4 सीटों पर हमारा लड़ना तय था, वो हमने अनाउंस कर दिए। जो बची 3 सीटें हमारी है और 3 सीटें आम आदमी पार्टी की है। विद इन नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स हम फाइनलाइज कर उन लोगों को भी मैदान में उतारने का काम करेंगे। तो सबसे जरूरी चीज करने की है कि आज दोनों ने मिलकर एक चीज स्पष्ट कर दी कि इस प्रदेश के अंदर एक युवा, एक बदलाव की राजनीति हमने लेकर आनी है। और जिस प्रकार से हमने मिलकर जींद के अंदर काम किया था, उसी काम को मजबूती से आगे ले जाने का अब समय आ चुका। दुष्यंत जी, अब आप खुद हिसार से चुनाव मैदान में हैं और अभी मौजूदा सांसद भी हैं आप। इसके अलावा ये जो चुनौती है, ये कैसी लग रही है? क्योंकि जब से पार्टी से आप अलग हुए, इनेलो से अलग हुए, जेजेपी आपने दूसरी पार्टी बनाई है, तो जो मुख्य चुनौती आपको किससे लग रही है? इनेलो से लग रही है, भाजपा से लग रही है? जी, आप मेरे को बड़े लंबे समय से जानते हैं। जब आपने हरियाणा कवर करना शुरू किया था, उस दिन से आपने मेरे को राजनीति में देखा है। ना तो मैं कभी चुनौतियों से घबराया। मेरी कर्म भूमि है, मैंने हिसार के अंदर काम करवाया है और जनता का प्यार आज उस चीज पर मजबूती से मिलेगा। जहां आप चुनौतियों की बात मानते हैं, आज इस देश के अंदर जो लोग इस देश को लूटने का काम कर रहे थे या जो लोग इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं, आज उन दोनों को कैसे हिसार से बाहर किया जाए, कैसे हरियाणा से बाहर किया जाए, ये जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का निर्णय है। और हम तो मजबूती के साथ सवाल आपसे ये है कि आप लगातार, आपके साथ तो गठबंधन की बात आपके पुराने समय से चल रही थी, लेकिन कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि आपके साथ साथ कांग्रेस का भी आपको साथ मिल जाए। मुकेश जी, काफी लंबा मंथन हुआ और दिग्विजय को कुरुक्षेत्र से जेजेपी के उम्मीदवार के तौर पर उतारने की कोशिश की जा रही थी, जिस पर कहें कि भांजी मार दी रणदीप सुरजेवाला ने कि अभी मैं जींद में उपचुनाव उनके खिलाफ लड़के आया हूं, अगर दिग्विजय चौटाला कुरुक्षेत्र से उतरेंगे तो मेरा क्या होगा? मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं कि जहां चुनाव की बात है, हमारी सोच यही है कि एक बदलाव आए। हमने 4 कैंडिडेट युवा उतारे हैं। एक की आयु 37 साल है, एक की 32 है, मेरी 31 है, स्वाति की 30 साल है और चारों पढ़े लिखे हैं। चारों ने सामाजिक तौर पर, किसी ने छात्र राजनीति में, किसी ने संगठन के अंदर IT सेल में, किसी ने सामाजिक तौर पर काम कर कर दिखाया है। और इसी सोच को हम आगे लेकर जा रहे हैं कि हम एक ऐसी टीम पार्लियामेंट के लिए दें जो टीम आगे जाकर पार्लियामेंट में हरियाणा की आवाज को रख पाए। और उसी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जहां कांग्रेस के साथ जाने की आपके सवाल की बात है, ये चीज मैंने आज नहीं, जब चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी या पिछली बारी जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये चीज स्पष्ट कर दी थी कि 1971 से लेकर आज तक चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर कभी भी कांग्रेस के साथ समझौता नहीं हुआ। और निरंतर दिग्विजय सिंह हो, मेरी बात हो, पार्टी के किसी और प्रवक्ता की बात हो, ये चीज बारी बारी स्पष्ट करी थी, हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। जहां हमारे सहयोगी की बात थी, ये चीज बड़ी क्लियर थी कि अगर हरियाणा प्रदेश में कोई इस तरह की चर्चा आती है तो उसके बारे में हमसे चर्चा करी जाए। उसके ऊपर नवीन जी ने आज मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी तरीके से अपनी बात भी रख दी। मेरे को ज्यादा कहने की उसके ऊपर कोई जरूरत नहीं। जी चलिए, आखिरी सवाल मेरा आपसे है। कल इसी बिग बुलेटिन में इसी समय आपके चाचा अभय चौटाला हमारे साथ थे। उन्होंने आरोप लगाया कि आपके पिताजी अजय चौटाला को पार्टी ऑफिस के लिए जमीन खरीदने की जिम्मेदारी दी गई थी। मुकेश जी, मैं आप पार्टी के नाम की बजाय
अपने लोगों के नाम से खरीद ली, अपने मैनेजर्स के नाम से खरीद ली, अपने ड्राइवर के नाम से खरीद ली, नौकरों के नाम से खरीद ली। इस आरोप पे आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? मैं आपके एक शो में आया था जिसका नाम है चक्रव्यूह। आपने आधे घंटे मेरे से सवाल पूछे थे और मैंने एक चीज आपको बताई थी कि क्या आप अभय सिंह चौटाला को एक सीरियस पॉलिटिशियन के तौर पर लेते हो? आज वो व्यक्ति पिछले 6 महीनों से एक ही आरोप लगाता है। कभी मेरे पिता को कहता है कि इनने पैसे लिए, कभी कहा कि कांग्रेस के साथ समझौता किया, अब इस तरह की बातें करते हैं। 5 महीने से इंडियन नेशनल लोकदल को केवल मात्र एक ही काम है कि किसी प्रकार से जननायक जनता पार्टी को कमजोर किया जाए, और उस चीज से ना तो जननायक जनता पार्टी घबराई, और मैं तो बारी बारी कहता हूं ही इज अ नॉन सीरियस पॉलिटिशियन, और वो एक संकल्प के साथ मैदान में उतरे हैं कि उनने इंडियन नेशनल लोकदल को पूरी तौर पर खत्म करके ही राजनीति से संन्यास लेना है। उनका एक वचन था कि अगर हमारी जमानत बच गई तो वो राजनीति से संन्यास लेंगे। और मैं आपके माध्यम से भरे लाइव डिबेट में कहता हूं कि हिसार का मैदान है, जितना जोर वो लगाना चाहे मेरे विरुद्ध आए, चाहे वो बीजेपी के लिए प्रचार करे, चाहे वो कांग्रेस के लिए प्रचार करे। उनने जींद में भी यही हालात करी थी। जींद में दिग्विजय सिंह के 38,000 वोट आए थे, और अब हिसार के अंदर दुष्यंत चौटाला उस सीट को दोबारा जीतने का काम करेगा। जी चलिए, चलते चलते अब ये भी बता दीजिए कि मुख्य चुनौती आज की तारीख में अपने चचा को मानते हैं, क्योंकि ज्यादा ध्यान वो आपकी पार्टी पर दे रहे हैं। आपको मैं नॉन सीरियस पॉलिटिशियन चुनाव प्रचार के दौरान बार बार उनसे जुड़े सवालात का जवाब देना पड़ता है, उनको आपसे जुड़े सवालात का जवाब देना पड़ता है। तो लगता है कि अगर पार्टी नहीं टूटती तो शायद थोड़ा फायदा होता, कभी दिल में ऐसा ख्याल आता है? मैं नॉन सीरियस पॉलिटिशियन से ना तो घबराया हूं। आज जो देखने की और चुनौतीपूर्ण बात है, एक और पर देश के लुटेरे हैं और एक और पर वो लोग हैं जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं। और मेरी चुनौती ये है कि इन दोनों को हरियाणा प्रदेश से हम और आम आदमी पार्टी मिलकर कैसे लड़े। जो ये आपका और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन हुआ है, आम जन का जो साथ है, ये आम जन के बीच में जाएगा, आम जन का सहयोग लेगा और प्रदेश के अंदर इन दोनों पार्टियों को सत्ता से बाहर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत, आपका बिग बुलेटिन से जुड़ने के लिए। हमारी अब दुष्यंत चौटाला को पूरा यकीन है कि आम जनता का साथ इनको मिलेगा, आम आदमी पार्टी का तो मिल गया है। और ये चुनावी समर है और इस चुनावी समर में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। हम अब बात करेंगे इस बिग बुलेटिन में लगातार बिगड़े बोल की। ये बिगड़े बोल अब एक ब्रिगेड का रूप धारण कर चुका है। इसमें हर रोज कोई ना कोई नाम जुड़ जाता है। बात तो उत्तर प्रदेश की करें तो आजम खान, मेनका गांधी, हिमाचल की करें तो सतपाल सत्ती, लेकिन आज हम बात करेंगे हरियाणा कांग्रेस की। अब पहले बात हो रही थी कल हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष की, अब बात हो रही है हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की। आज वो बिगड़े बोल ब्रिगेड में मेंबरशिप ले चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल, अशोक तंवर की हम बात कर रहे हैं, जो अभी चुनाव जीते नहीं हैं लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कहिए या कॉन्फिडेंस कहिए, आज मंच पर खड़े होकर सरकारी अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं कि अगर हमारी सत्ता आ गई तो फिर चुन चुन के आपसे बदला लिया जाएगा। वो अपने आप को बिजली विभाग के कर्मचारियों का फूफा बता रहे हैं। तो फूफा जी क्या कह रहे हैं, आइए अगली रिपोर्ट में देखते हैं। जिस दिन सरकार आएगी तो इसको बर्खास्त करेंगे, सस्पेंड जिसको कहते हैं, वो इसलिए करेंगे कि अशोक तंवर का फूफा जब भी पहुंचता है लाइन काट देते हैं। ये बिगड़े बोल हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष और सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक तंवर के हैं। लगता है यह अशोक तंवर का ओवर कॉन्फिडेंस ही है, जो चुनाव जीतने से पहले ही सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सार्वजनिक मंच से धमकी दे रहे हैं। तंवर ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जीत तय है, इसीलिए शायद खुद को बिजली विभाग के अधिकारियों का फूफा समझ रहे हैं। बात यहाँ तक रहती तो कोई बात नहीं थी। तंवर साहब ने तो बिजली निगम के कर्मचारियों को चेतावनी दे डाली। उन्होंने मंच से कहा कि कार्यक्रमों में बिजली काटने वाले अधिकारी और कर्मचारी सावधान हो जाएं, क्योंकि उनकी सरकार आते ही उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। चुनाव का मसला था, सियासी मंच था, तो तंवर साहब अपनी भाषा की मर्यादा भूल गए।
और ये जो एक्शन आज ड्यूटी पे है, एक्शन और एससीओ बिजली बोर्ड का, इसका नाम नोट करना है, नाम नोट करना, पत्रकार नाम नोट करना। जिस दिन सरकार आएगी ना, इसको बर्खास्त करेंगे, सस्पेंड जिसको कहते हैं। वो इसलिए करेंगे कि अशोक नगर का भूखा जब भी पहुंचता है, लाइन काट देते हैं। अभी जनरेटर से चल रहा होगा ना, ये गांव में भी है, पर आज जो तपस्या करो, लाइट काट दे दो, इनका हम सब कुछ काट देंगे, इनका सब कनेक्शन काट देंगे, रिश्वत का कनेक्शन, इनके खाना पानी का कनेक्शन, और इन्होंने जो इस सरकार की दलाली करी ना भारतीय जनता पार्टी की, इनका सारा माल निकलवा करके और जनता में बांटेंगे, चिंता मत करिए। हरियाणा में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है। अब सियासी सभा के आयोजन के लिए अनुमति होती है। बिना अनुमति का कार्यक्रम, उसके ऊपर कार्यक्रम में भाषा की मर्यादा भूलते हुए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपशब्द कहना, लगता है तंवर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनाव आयोग ने मामले पर संज्ञान लेते हुए तंवर को नोटिस जारी कर दिया है और जवाब तलब किया है। अशोक तंवर जी का वार के माध्यम से हमारे को पता लगा इस बात का भी, बिजली कर्मचारी अधिकारियों के बारे में कुछ वो बोल के गए हैं जो आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना में आता है। इसके बाबत हमने तंवर साहब को नोटिस जारी किया। किस तरह का नोटिस है सर ये? बस नोटिस उनको भी आपने इस ढंग की भाषा का यूज किया है जो आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना है। शोकाज नोटिस है? शोका। चुनावी मौसम में ऐसी बयानबाजियां सभी दलों के नेता करते हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता है, लेकिन भाषा की मर्यादा तो रहनी ही चाहिए। फतेहाबाद से जसपाल सिंह, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो हमारे बयान बहादुर कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर के बोल भी आज बिगड़ ही गए और अपने आप को बिजली वालों का यानी बिजली विभाग के कर्मचारियों को फूफा बता दिया। आइए इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हमारे साथ रंजीता मेहता हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। और हमारे साथ राजेश गौड़ भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आपसे रंजीता जी, लगता है काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया है कांग्रेस वालों में। अभी सत्ता बनी नहीं कि कुर्सी का नशा पहले ही चढ़ने लगा है। अपने आप को फूफा बता रहे हैं आपके अपने अशोक तंवर साहब, कांग्रेस के अध्यक्ष। देखिए, भाजपा जिस तरीके से उनका ग्राफ हरियाणा के अंदर गिरा है और आज बौखलाहट उनमें है, तो तरह तरह के षड्यंत्र किए जाते हैं रैलियों को फेल करने के लिए। और ऐसा ही कुछ अशोक तंवर जी के जब भी प्रोग्राम होते हैं वहां पर बिजली बंद करके, श्राद्ध करके ये काम किया जाता है ताकि माइक की आवाज़ ना जा सके। तो उसी से परेशान होकर उन्होंने ये बात कही है कि अगर हमारा समय आएगा, अगर जानबूझकर अगर कोई शख्स इस बात के लिए शरारत कर रहा है तो हमें जवाब देना आता है, क्योंकि ये चीज़ एक बार होती है, दो बार होती है, और अगर बार बार रिपीटेडली उनके प्रोग्राम्स में ऐसा किया जा रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई अंदाज होता है, कहने का सलीका होता है। आप कल को किसी मंच पर खड़ी हुई और अचानक बिजली चली गई तो फिर आप क्या कहेंगे कि अपनी बुआ की बिजली काट दी? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ मुकेश जी, अगर एक बार ऐसा हादसा हो तो उसको हादसा माना जाता है, पर अगर बार बार प्रोग्राम्स के अंदर इसका रेपिटेशन हो तो उससे पता चलता है कि कोई ना कोई षड्यंत्र किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं सिरसा के अंदर आज शॉर्ट सीट जो है वो अशोक तंवर निकाल रहे हैं और वही बौखलाहट के चलते बार बार उनके प्रोग्राम्स के अंदर बिजली काटी जाती है ताकि माइक की आवाज़ उस समय में पर्टिकुलर बंद हो। तो आप समझ सकते हैं कि कोई ना कोई षड्यंत्र। चलिए, आपकी जो बात है इसमें कॉन्फिडेंस कम और ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि अभी दिल्ली बहुत दूर है। अभी जो चुनाव हैं वो 12 मई को होने हैं और ऊंट किस करवट बैठता है और मतदाता के दिमाग में क्या है, इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। शायद ये भी आचार संहिता का उल्लंघन हो। राजेश गौड़, आपके पास हम आ रहे हैं यार, अध्यक्ष जा रहे हैं वहाँ पे, कांग्रेस के अध्यक्ष। कल को इनकी सरकार बन गई, अगर आपके कहने पर वहाँ पे बिजली काटी जा रही है तो आपका तो कुछ नहीं होगा, आप तो चले जाएंगे, विपक्ष में बैठ जाएंगे जाकर आप। लेकिन जो बिजली कर्मचारी हैं उनको तो फूफा जी बहुत तंग करेंगे। देखिए मुकेश जी, ये तो कांग्रेस वालों के संस्कार रहे शुरू से, चाहे वो संजय निरुपम जी रहे हों जिन्होंने स्मृति ईरानी जी को बड़े गलत शब्द यूज़ किए थे, चाहे वो शशि थरूर जी हो, मिस चिल्लर कह के बुलाया था उन्होंने, चाहे आप उनको ले लीजिए संजय राउत जी को ले लीजिए जिन्होंने एक महिला पर तंच कटा था। जी। और आप अगर शायद 2-3 दिनों से देख रहे होंगे जो आपके भी हिमाचल के अध्यक्ष हैं वो कभी राहुल गांधी को माँ की गाली देते हैं, कभी उनकी बहन को प्रियंका गांधी को कहते हैं
कि पैंट खोलो और साड़ी पहनो, ये उनके शब्द हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाली चीज़ें तो आप लोगों में भी कम नहीं है। मुकेश जी देखिए, जो मेरा अपना तजुर्बा रहा है, राजनीति में श्रेष्ठ कौन है वो ज्यादा देखा है तो सर्वश्रेष्ठ मिलना मुश्किल होता है। अगर आप दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो आप कांग्रेस वाले इन कामों में ज्यादा हैं, जैसे आज इन्होंने कहा। और अगर आप पुनः पीछे करें, अगर पीछे का सारा आप देखें तो श्रेष्ठ वाली बात करूंगा तो रंजीता जब आप आई थी ना, तो कल जो सवालों के घेरे में थे वो कौन थे? सतपाल सत्ती, हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष। परसों जब आप बिग बुलेटिन में आई थी तब सवालों के घेरे में कौन थे? हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सतपाल सत्ती। आज जब आप आई हैं तो आज आपकी बारी है। आज सवालों के घेरे में कौन है? कांग्रेस के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर। कूल रहिए, जवाब इनसे लेने दीजिए। तो क्यों आप बिजली काटते हैं जी? नहीं देखिए, एक बार हुआ, अगर ऐसा पहले भी हुआ था तो बात समझ आती। आज उन्होंने बात बोली है, ऐसे हमने कभी नहीं, और ऐसा क्यों करेंगे? वो एक चुनावी सभा कर रहे हैं, इसलिए करेंगे कि अशोक तंवर की जो आवाज है वो लोगों तक ना पहुंचे। बिजली काट देंगे तो जाहिर है कि वो भोपू बंद हो जाएगा, माइक चलना बंद हो जाएगा, तो आवाज कैसे पहुंचाएंगे? अब वहां पे चीखेंगे चिल्लाएंगे तो भी आवाज नहीं पहुंच पाएगी। तो ये तो आपकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता है तो अगर जनता को रोक पाए तो बिजली तो अपने हाथ में आज। देखिए मुकेश जी, बड़ी छोटी बात है, ऐसे इस तरह के काम नहीं करेगी भाजपा कि उनकी बिजली काट देगी। वो जोर से भी बोल सकते हैं, हो सकता है गलती से रहा होगा, लेकिन उनको ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो बिजली कर्मचारी को कह रहे हैं कि तुमसे मैं आने वाले टाइम में तुमसे बताऊंगा, तुम्हें देखूंगा। तो इस तरह के तंज कटने गलत बात है मेरे हिसाब से ना। इतनी मुश्किल से ले दे के भीड़ इकट्ठी होती है, जब भीड़ इकट्ठी होती है आप बिजली काट देते हैं, ये तो गलत बात है। नहीं, बिजली ऐसे इस तरह के काम नहीं करेगी भाजपा। भाजपा ने कभी भी इस तरह के काम नहीं की, किसी बिजली काट दी या टेंट लगने में कोई प्रॉब्लम कर रहे हो या कभी कोई यात्रा उसमें दिक्कत करी हो, ऐसे भाजपा इस तरह की राजनीति नहीं करती है। अगर तो मैडम शुक्र है कि जैसे उनको गुस्सा और उन्होंने सिर्फ अपने आप को फूफा बता दिया, और कहीं सनी देओल वाले स्टाइल में आ जाते तो खंबा ही उखाड़ फेंकते। क्या बात कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ मुकेश जी, ये रिपीटेडली उनके प्रोग्राम्स में हो रहा है, जिसके चलते उन्होंने परेशान होकर इस बात का जिक्र किया है कि अगर ये शरारत की जा रही है तो हमारी सरकार बनने पर हम इस बात पर गौर करेंगे कि किसी और के साथ ये शरारत ना हो। अभी ये नहीं कहा उन्होंने, ये नहीं कहा उन्होंने, कहा जब हमारी सरकार बनेगी तुम सबको सस्पेंड कर दूंगा मैं। सस्पेंड वाली बात नहीं कही है, चाहे आप दोबारा रिपीट करके दोबारा से सुनवा देते हैं भाई, एक बार दोबारा से सुनवा दीजिए इनको, फिर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर और भी खबरें हैं हमारे साथ। हम जो हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं उनसे भी पूछेंगे, क्योंकि आज वो सतपाल सत्ती की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि इनको बैन कर दो। यानी जब उनका आदमी कहे कि इसकी जबान काट के ले आओ, 20 लाख दूंगा, 30 लाख दूंगा, तो कोई बात नहीं, लेकिन सतपाल सत्ती को बैन कराना है। अशोक तंवर ने एक बार क्या कहा, ये सुनवाइए। इसका नाम नोट करना है, नाम नोट करना, पत्रकार आपने नोट करना। जिस दिन सरकार आएगी ना इसको बर्खास्त करेंगे, सस्पेंड इसको कहते हैं। वो इसलिए करेंगे कि अशोक तंवर का भूखा जब भी पहुंचता है लाइन काट देते हैं। अभी जनरेटर से चल रहा होगा ना, ये गाँव में भी है, पर आज जो तपस्या करो लाइट काट नहीं दो, इनका हम सब कुछ काट देंगे। इनका सब कनेक्शन काट देंगे, रिजोर्ट का कनेक्शन, इनके खाना पानी का कनेक्शन, और इन्होंने जो इस सरकार की चलानी करी है ना भारतीय जनता पार्टी की, इनका सारा माल निकलवा करके और जनता में बांटेंगे। किसान जो हमारा अन्नदाता है, लेकिन अन्नदाता जिसकी हमेशा जय होती है लेकिन सियासी नारों में, उसकी हमेशा जय होती है लेकिन सिर्फ चुनावी घोषणा पत्रों में। हकीकत के मोर्चे पर उसकी हमेशा हार होती है। कभी कुदरत के हाथों वो लाचार होता है तो कभी इंसानों की लापरवाहियों और सियासत के चलते उसे हमेशा वोट बैंक की नज़र से ही देखा जाता है, जिसे चुनावी मौसम में मुआवजा, दोगुनी आय, MSP सहित ना जाने कौन कौन से झुंझुने थमाए जाते हैं। लेकिन जब मतलब निकल जाए तो जनाब फिर वो किसी को पहचानते नहीं और किसान खड़ा रह जाता है अकेला। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत इन दिनों आबाद है, लेकिन खेत से लेकर मंडी तक अन्नदाता की मेहनत कुछ यूं बर्बाद हो रही है। आंधी, तूफान और बारिश के बाद खेत में खड़ी फसल यूं धराशायी हो गई।
और जो अनाज मंडी पहुंचा वो पानी पानी। खेत में कुदरत ने कहर बरपाया तो मंडी में आसमानी आफत के साथ इंसानी लापरवाही किसानों पर कहर बनकर टूटी। किसान महीनों मेहनत करके अपनी खून पसीने की कमाई को लहलहाता देखता रहा, लेकिन पल भर में सब मिट्टी में मिल गया। परेशानी ये है जी, बहुत काफी नुकसान हुआ किसान भाई के लिए। और जो अनाज भीज गए वो बिकना में भी कम जाएगा, और जो अभी कटाई बाकी है, अब उस जमीन गीली हो गई, अब वो कट भी नहीं पा रहा। काटते तो मिट्टी आती है, नहीं वो बिकने काम करे न किसाई काम करे। सारा अनाज काला पड़ रहा है बारिश से, और मंडी में जो अनाज जा रहा है गेहूँ, उसको भी कोई खरीद नहीं रहा। हरी फसल बिल्कुल खेतों में तैयार पड़ी है, कुछ कट चुकी है, कुछ कटने वाली है। और जिस तरीके से मौसम की आज दोबारा मार हमारे ऊपर पड़ी है, और उससे हम बहुत परेशान हैं। सियासत अन्नदाता के सहारे सत्ता के ख्वाब देखती है। घोषणा पत्रों से लेकर वादों दावों में उसका जिक्र तो हर कोई करता है, लेकिन चुनाव बीतते ही फिक्र करने वाला ढूंढे नहीं मिलता। खेत में बारिश और आंधी तूफान ने मेहनत मिट्टी कर दी तो मंडी में सरकारी बाबुओं की लापरवाही उनकी मेहनत पर पानी फेर गई। जो बची खुची फसल है वो भी मंडी में बिखरी पड़ी है। उम्मीद है वो बच जाए। सबरी हालत खराब है गई बरसात है तो, या घर के लिए ना बाहर के लिए, पानी पानी में एकदम मस्त है। सरकार गवर्नमेंट खरीद नहीं कर रही, पूरी लापरवाही बन रही है। पर पूरे 6 महीना की मेहनत बेकार गई सब, कोई खरीदारी नहीं है रही। आड़तिया साहब इधर उधर की ऐसी वैसी। थोड़ा उठाओ जल्दी हो जा, बादल मौसम खराब है जैसे, बस यही प्रॉब्लम है। जैसे बाहर उतर गई है, सड़क के नीचे भी नहीं है भाई, जो जल्दी उठान हो जाए तो अच्छी बात है। समय पे उठान हो जाए तो अच्छा है। ऊपर से बादल का मौसम है तो यहाँ मंडी में धान ये गेहूं लाने के बाद कोई फैला रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। वैसे बारिश के बाद किसानों को हुए नुकसान के लिए सरकार हरकत में आई, लेकिन वो अन्नदाता की मुश्किल कम करने की बजाय बढ़ाने वाली है। इस बार पूरे प्रदेश में गेहूं की बम्पर फसल हुई थी, लेकिन ऐन वक्त पर बेमौसमी बारिश और आंधी ने किसानों के अरमान तोड़ दिए। क्योंकि पिछले 2-3 दिन से जिस तरह का मौसम रहा, उसके बाद किसानों की खेतों के अंदर फसल पूरी तरह से तबाह हो गई। आप देख सकते हैं कि खेतों के अंदर किस तरह के हाल बन गए हैं। पूरी की पूरी गेहूं की फसल बिछ गई है। अब इसके अंदर नुकसान की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन अगले 2-3 दिन में इस फसल की भी कटाई होनी शुरू हो जाएगी। अब किसानों के सामने दुविधा ये है कि सरकार ने बेशक स्पेशल गिरदावरी के आदेश कर दिए हैं, लेकिन किसानों को इसका फायदा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगले 2-3 दिन के अंदर किसान इस फसल को खेत से निकालना ही बेहतर समझेगा। क्योंकि अगर उसने इंतजार किया गिरदावर का तो शायद उसके हाथ ये फसल भी नहीं बचेगी। और अगर पटवारी ने भी अपने नुकसान के आकलन में इसका नुकसान 25% से कम रखा तो भी उसको मुआवजा नहीं मिलेगा। तो किसान के लिए गनीमत यही है कि अपने खेत से फसल को उठाए जितनी बची हुई है। और सरकार को देखना ये चाहिए कि अगर ऐसे हालात में पिछले 2-3 दिन के अंदर जो मौसम बिगड़ा था, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है, उसकी तुरंत भरपाई करनी चाहिए। और इनका आकलन करने के लिए विशेष गिरदावरी आज से ही शुरू करनी चाहिए। यानी अगर किसान सरकार की रहमत का इंतजार करते रहे तो बची खुची मेहनत खेत में सड़ जाएगी। और जरूरी नहीं कि फिर भी उनकी बर्बाद मेहनत पर सरकारी नजरें इनायत हों। वैसे भी सरकारों की राह तकते तकते किसान कई बार धोखा खा चुके हैं। मांग ये कर रहे हैं, जब कोई सरकार से तो सरकार सुनती नहीं है। कोई हो जाए तो कुछ, अब गरीब आदमियों के लिए यही फसल इसकी वो लगा रखती है आस, ये भी खराब हो गई। मुआवजे तो पिछले नहीं आ रहे जी रही हैं, आगे की क्या आस करें। सुन लीजिए सरकार, किसानों की आय दोगुनी और एमएसपी का मोल भाव करने से पहले उनकी मेहनत को बर्बाद होने से बचाएं, ताकि उसका भविष्य आबाद रहे। क्योंकि महज नारों में किसानों की जय करने से उसका भला नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो अभी आप देख रहे थे हमारे रोहतक संवाददाता धीरेन्द्र चौधरी की ये रिपोर्ट, जिसमें किसान अपनी कहानी खुद कह रहे हैं। और इस वक्त धीरेन्द्र चौधरी किसानों के साथ हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, सीधे रोहतक से, ग्राउंड जीरो से।
धीरेन्द्र, इस वक्त क्या हालात हैं और किसान की बात हमने सुनी, अभी जो आपके साथ लोग खड़े हैं ये क्या कह रहे हैं कि वाकई सरकार कुछ करती है या सिर्फ इनको लॉलीपॉप थमा दिया जाता है हमेशा की तरह? जिम को इस निश्चित तौर पर जो बेमौसमी बारिश और आंधी हुई है इससे गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन गनीमत की बात यह है कि सरकार ने तुरंत गिरदावरी के आदेश जारी किए हैं। लेकिन क्या किसान इससे इत्तेफाक रखते हैं? हमारे साथ कुछ किसान हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार ने तुरंत गिरदावरी के आदेश कर दिए हैं कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी। क्या आप सहमत हैं? हो सकती है भरपाई? भरपाई होना तो मुश्किल है जी, गिरदावरी तुरंत की जाए तो भरपाई हो सकती है, वरना डील करने में तो फसल कट जाएगी। फिर उसको कैसे अंदाजा लगाया जाएगा भाई इसमें कितना नुकसान था? तुरंत कितने दिन में? भैया 1-2 दिन में हो जी, फिर वो फसल आई खड़ी है, जिसका मौका लगा उन्हें काटेगा, काटने के बाद उसको फांस रह जाए, फिर उसका कैसे अंदाजा लगा भाई इसमें नुकसान कितना था? तो सरकार ने तो बोल दिया ना कि हम गिरदावरी करने के लिए तैयार है, अब किसानों को इंतजार करना चाहिए कि कब उसकी गिरदावरी हो। किसान इसका इंतजार नहीं कर सकते जी, ये तो सब चुनाव मुद्दे हैं, हर सरकार ऐसे ही करती है, अब इसका कोई समाधान नहीं हो सकता। नुकसान कितना हुआ खेतों में? नुकसान 50% है जी। ये ओले भी पड़े हैं जी, बारिश की वजह से भी खराब होगी फसल, तो ये तो सब लोगों का मन बहलाने की बात है सरकार की, वैसा कुछ नहीं हो सकता, समय नहीं है ये करने। क्यों समय क्यों नहीं मानते आप? फसल आई खड़ी है जी, जमींदार इसकी वेट थोड़े करेंगे जी, वो तो अपनी फसल को काट कर अपना मंडी में बेचेंगे जी। सरकार तो ये भी बोल रही है कि अगर 15 दिन बाद तक अगर मंडी में गेहूं बिक भी जाए तो उसके बाद भी मुआवजा दिया जाएगा नुकसान होते। ऐसा हो ही नहीं सकता जी, जब खेत में फसल नहीं होगी तो सरकार उसका क्या कराएगी? खेत में मौके पर फसल मिले नहीं तो पटवारी तो क्या करेंगे उसकी गिरदावरी, वो खाली मिलेगा खेत। क्या राजनीतिक पार्टियों पे विश्वास नहीं है क्या? ना जी, कोई विश्वास नहीं किसी भी पार्टी। हमारे साथ किसान नेता भी हैं। प्रीत जी, क्या दिक्कत है? अभी अगर सरकार ने गिरदावरी के आदेश दे दिए, फसल में नुकसान है, तो भरपाई क्यों नहीं हो सकती? भरपाई इसलिए हो नहीं सकती कि सरकार के पास साधन नहीं है स्पेशल गिरदावरी के, और अभी भी ये कहा कि अधिकारी ये आंकड़े बताएं कितना नुकसान है, उसके बाद हम स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर करेंगे जिसमें प्राकृतिक आपदा का मुआवजा मिलता है। इनके पास पटवारी भी नहीं, इनके पास साधन नहीं है, किसान आज इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि फसल किसान की आई खड़ी है। वो आधार किसको मानेंगे कि इस किले में कितना नुकसान है कितना नहीं है? ये केवल और केवल जो इलेक्शन का दबाव है, इसलिए इलेक्शन का जुमला है और सरकार देना कुछ नहीं चाहती। प्रोडक्शन से तय हो जाएगा कि किस खेत में कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना नुकसान हुआ, उससे नहीं हो सकता? प्रोडक्शन का तो ये आंकलन मान नहीं रहे क्योंकि इनका तो अपना जो है कंपनी का भी, जिनके बीमे भी हैं, उसका समय भी 72 घंटे का है कि भी 72 घंटे के अंदर अंदर किसान अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके और वहां दरखास्त देकर वो लगभग 20-25 दिन में ये किसानों का सर्वे करने जाते हैं खेत में, वहां देखते हैं कि अभी कितना कै % इसका नुकसान है। तो आपको लगता है कि क्या सरकार ने जो तुरंत गिरदावरी के आदेश दिए हैं इनमें दम नहीं है? नहीं, इनमें कोई दम नहीं है क्योंकि तुरंत सर्वे हो ही नहीं सकता और 72 घंटे में अब फसलें हैं सोने की तरह बाली भरी पड़ी है, तो 5-10 दिन में हिलामनी हो जाएगी और इसकी एक नीति बनानी चाहिए कि जितने एकड़ में भी ओले पड़े हैं सबका निर्धारित करके रेट दे देना चाहिए कि 1 एकड़ में आमदनी कितनी हुई, कितना गेहूं पैदा हो सकता है और उसके हिसाब से प्रति एकड़ जो नुकसान हुआ है पैसा बांट देना चाहिए। तो किसानों की राय आपने सुनी मुकेश जी। किसानों का कहना है कि सरकार ने बेशक स्पेशल गिरदावरी के आदेश कर दिए लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि खेतों के अंदर फसल पकी हुई है, इसलिए इस हाल में इस स्थिति में सरकार के पास ना तो मैन पावर है ना ही सरकार के पास संसाधन जो तुरंत गिरदावरी करा सके। मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र आपकी इस लाइव रिपोर्टिंग के लिए, और आप नजर बनाए रखें क्योंकि पहली प्रायोरिटी चाहे चुनाव का मौसम हो हमारी हमेशा की तरह किसान है। वापस लौटते हैं और अब बात करते हैं चुनाव में वंशवाद की। लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे को यानी विजेंद्र सिंह को टिकट मिला है, तो वंशवाद की बहस दोबारा छिड़ गई है। ऐसा नहीं है कि विजेंद्र की उम्मीदवारी की घोषणा के साथ ही वंशवाद का ये मुद्दा फिर चर्चा में आया है। इस लोकसभा चुनाव में नेताओं और उनके वंशज कई जगह पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन चौधरी
वीरेंद्र ने वंशवाद को लेकर जो दलील दी है वो वाकई ही गले नहीं उतरती। क्यों? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हरियाणा में बीजेपी ने हिसार सीट पर केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह को टिकट दिया है। चौधरी बीरेंद्र सिंह काफी लंबे वक्त से कोशिश कर रहे थे कि उनके बेटे को बीजेपी का टिकट मिल जाए। अब जब बृजेंद्र को टिकट मिल गया है तो चौधरी साहब अपने बेटे को ईमानदारी की नसीहत दे रहे हैं। तो मैं ये बृजेंद्र सिंह को ये कहता हूँ कि राजनीति में कष्ट भी आते हैं, रुपए पैसे की भी तंगी आती है, मैंने भी भुगती हुई है, लेकिन कभी राजनीति के अंदर बेईमानी मत करना, ये मेरा सबसे पहला। किसी बेटे के लिए बाप की तरफ से इससे अच्छी सीख और भला क्या हो सकती है। वैसे भी अब ईमानदारी नाम की बला का राजनीति से कोसों तक का नाता नहीं रहा, लेकिन राजनीति से अगर गहरा नाता रहा है तो वो है वंशवाद का। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अपने बेटे को टिकट दिलाई तो जाहिर है परिवारवाद का जिक्र सामने आना ही था, लेकिन चौधरी साहब ने इसका भी तोड़ निकाल कर रखा था। हमारी पार्टी परिवारवाद के खिलाफ एक विशेष मुद्दा जो हमेशा सामने रख के चलती है वो परिवारवाद का है, और परिवारवाद से जो प्रजातंत्र के अंदर कमजोरी आई हैं, कमी आई हैं, जिसको हम बोल देते हैं प्रॉक्सी रूल, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये एक मुद्दा बना के रखा है। और जब मैंने देखा कि मेरा बेटा राजनीति में सक्रिय होने के लिए भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा की टिकट मांग रहा है, तो मैंने ये निर्णय लिया, अब नहीं 2 महीने पहले लिया, कि मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बाहर हूं। चौधरी साहब की दलील वाकई में कंफ्यूज करने वाली है। या तो वंशवाद का मतलब जानते नहीं, या फिर अपने मन मुताबिक ही इसकी परिभाषा गढ़ रहे हैं, या तो यूं कहे कि वो जानना नहीं चाहते। अब भला ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने राजनीति से इस्तीफा दे दिया और अपने बेटे को अपनी जगह खड़ा कर कह दिया कि ये वंशवाद नहीं है। अपने पिता के इस अटपटे जवाब से बृजेंद्र सिंह भी इत्तेफाक रखते हैं। यहाँ का उसूल है कि पुरानी चीज नई चीज को जगह देती है, सो उन्हें ये महसूस हुआ कि शायद समय आ गया था कि इस कड़ी को आगे बढ़ाया जाए, जिस वजह से मैं आज यहाँ पे। राजनीति में वंशवाद का इकलौता उदाहरण सिर्फ बृजेंद्र सिंह ही नहीं, दीपेंद्र हुड्डा, श्रुति चौधरी, दुष्यंत चौटाला, अनुराग ठाकुर, आश्रय शर्मा, ये फहरिस्त हर सियासी घराने के साथ और लंबी होती चली जाती है। ये वो पीढ़ी है जो अपने पुरखों की सींची खेती को काट रहे हैं। कांग्रेस में भी देख लीजिए कि वही है, वंशवाद ही चल रहा है। पार्टी में बहुत सारे लायक लोग हैं, लेकिन उनको आगे नहीं लाना चाहते। नेशनल पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, उनमें सब में वंशवाद हैवी है। चाहे आप बात कर लो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को टिकट दिलाया। वीरेंद्र सिंह जी ने अपने बेटे का डीसी का पद हटा करके उसको राजनीति में हिसार से चुनाव लड़ाया। वंशवाद बढ़ रहा है, खत्म थोड़ी नहीं हो रहा है। सारे जितने नेताओं के बच्चे आ रहे हैं, वैसे कौन आ रहा बताओ? आजकल क्या है, पिता नेता है, फिर वंशवाद को खत्म कर देना चाहते हैं चौधरी साहब, लेकिन मेरा बेटा राजनीति में आना चाहता था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। किसी और का बेटा अगर राजनीति में आना चाहता तो फिर ये कुर्सी नहीं छोड़ते। ये वंशवाद खत्म करने की बात कर रहे हैं चौधरी साहब। सलाम है साहब आपको, और आपने ये जो त्याग किया है कि अपने बेटे के लिए आपने अपनी गद्दी छोड़ दी, पर किसी और के बेटे के लिए छोड़ी होती तो शायद आप वंशवाद के खिलाफ बोलते, तो हम आपकी बात मानते और आपकी तारीफ करते। बहरहाल अब आप ही के जितने बड़े नेता हैं कांग्रेस के अजय यादव जी, अजय यादव जी आजकल पूरे दिन चुनाव प्रचार में इधर उधर घूम रहे हैं, और आजकल एक बदकिस्मती से इनका एक वीडियो वायरल हुआ है। अजय यादव से कुछ सवाल पूछ रहे हैं और अजय यादव उन सवालात का जवाब नहीं दे रहे हैं। मामला रेवाड़ी का है और खेल ब्लॉक में एक गांव है जहां पर अजय यादव जी गए थे, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और मोदी सरकार की आलोचना कर रहे थे। हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं
बहुत बहुत स्वागत है आपका। झंडे आपके कांधों पर सजे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। क्या रेवाड़ी में क्या हुआ? ये आदमी क्या पूछ रहा था आपसे? बात पसंद नहीं आई आपको? पहले तो शुभकामनाएं, आप कैंडिडेट के तौर पर पर्चा अपना भर चुके हैं और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ये रेवाड़ी में क्या हुआ था? कोई बदतमीजी कर रहा था? आप बात नहीं सुन रहे थे उनकी? देखिए ऐसा वायरल हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि आपके जरिए इसकी सच्चाई जाने। देखिए शहबाजपुर गांव था जहां पर एक कार्यक्रम था और वो जो व्यक्ति था वो माखरिया गांव का था, उस गांव का था भी नहीं। और माखरिया जो गांव पड़ता है वो पड़ता है रोहतक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। वो वहां पर जो है जाकर और कहने लगा जी कि मैंने आपसे बात करनी है। मैंने कहा ऐसा करना कि अगर आपने बात करनी है जब मैं भाषण दूं उसके बाद बात करना। लेकिन वो जो है वो बदतमीजी पे उतरा है, बदतमीजी पे उतरा है। तो गांव वाले लोगों ने रोहतक कंस्टिट्यूएंसी का था ये है जी, रोहतक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी का था क्या? बिल्कुल पड़ोस में दोनों गांव हैं। अच्छा, तो वो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आदमी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने आपके पीछे लगा रखा था? उनका आदमी था, भाषण देने जाए तो उसको डिस्टर्ब कर दो पहले। नहीं, राव इंद्रजीत का आदमी था, वो राव इंद्रजीत का आदमी था। और क्योंकि राव इंद्रजीत का आदमी था, बिल्कुल। हुड्डा साहब का इसमें कोई हाथ नहीं है ना? नहीं, उनका कोई हाथ नहीं। हुड्डा साहब का तो कोई हाथ नहीं इसमें। पहले आप सुन लीजिए, जो मैं आप बोलने से कोई फायदा नहीं है। वो बिल्कुल पड़ोस में गांव पड़ता है जी जी। तो सारा गांव वालों ने उसको उठा के बाहर निकाल दिया कि भाई आप हमारी सबक खराब करने क्यों आए। जब मैं बाहर जाने लगा तो कहना मैंने आपसे प्रश्न किया। मैंने कहा आपका प्रश्न का जवाब मैं क्यों दूं भाई, जब आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के नहीं है जी, जब आपका कोई लेना देना नहीं है और फिर आके हमारी मीटिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो फिर उससे बात करने का क्या मतलब है? और फिर जो है ऊंचा बोल रहा था। आपका जो निशाना है वो बिल्कुल कृष्ण ने जैसे आंख का निशाना साधा था वैसा ही निशाना चल रहा है आजकल आपके निशाने पर। सिर्फ जो आपकी कंस्टिट्यूएंसी के लोग हैं, अगर पड़ोस की कंस्टिट्यूएंसी वाले आ जाएं उनसे आप क्यों बात करेंगे? टाइम खराब होता है। बात करेंगे लेकिन कोई बदतमीजी करेगा और उल्ट-सुल्ट बोलेगा और मतलब कि ये भाषण के बीच में अगर कोई बाधा डालता है, अगर उसको मेरी बात पसंद नहीं है तो किस लिए सुनने आया था वहां? उस गांव का नहीं है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं है और बेतुके जो है बातें कर रहा था। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर हम लोग पॉलिटिकल आदमी है तो हमारी कोई इज्जत नहीं है। आप कमाल की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और जो पॉलिटिकल लोग हैं आजकल कितनी टेंशन में रहते हैं ये भी हम समझते हैं, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि बात चाहे वो फिजूल की कर रहा हो लेकिन आप उसका मुस्कुरा के जवाब दें, क्योंकि आजकल आप वोट मांगने निकले हैं तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है आम आदमी की। मैंने उससे कोई बदतमीजी नहीं की, मैंने आपके पास लौटेंगे। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की उससे। मैंने कहा कि आपसे मैंने बात नहीं करनी क्योंकि हम आपको कह ही नहीं रहे। हाँ, आप बदतमीजी कर ही नहीं सकते। हाँ जी, आपको नहीं कह रहे हैं जी। भाजपा के हमारे साथ गौर साहब है। गौर साहब, ये जो बयान अभी चौधरी वीरेंद्र का आया था कि वंशवाद खत्म हो गया है, बेटे का मन था चुनाव लड़े तो डीसी के पद पे यहाँ भी रहे पंचकुला में, तो बेटे के लिए गद्दी छोड़ दी, कितना गर्व महसूस कर रहे होंगे ना आप अपने नेताओं के लिए? देखिए मुकेश जी, जिस पृष्ठभूमि से वो आए हैं, अगर आप देखा जाए उसके बावजूद वो ये बयान देते हैं कि मैं वंशवाद की मेरा बेटा अब राजनीति में आ रहा, मैं ये गद्दी छोड़कर वो लड़े इलेक्शन यहाँ से। अगर आप पूरी देखें तो सिर्फ भाजपा पूरे प्रदेश या पूरे भारतवर्ष में ऐसी पार्टी है जो वंशवाद में कम विश्वास रखती है। क्योंकि अगर आप देखें इसमें एक सामने एक उदाहरण है। आजकल वंशवाद में जो भारतीय जनता पार्टी का रूल है ना वो ये कि जो 75 साल के हो गए हैं, बुजुर्ग कैटेगरी में आ गए हैं, जैसे हिमाचल की बात करें तो धूमल साहब आ गए थे, तो अब इस बार उनको किसी भी तरीके से सक्रिय नहीं रखा गया। अनुराग उनकी सीट संभाल रहे, वैसे विजेंद्र जी के जो बेटे हैं वो संभाल रहे हैं। आखिरी मिनट है रंजीता हमारे पास, ये जो कांग्रेस रतनलाल कटारिया जी भी 70+ है, उनको टिकट दिया और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो उनके कोई बेटे नहीं होंगे, उनके बेटे भी चुनाव में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है। रंजीता, वंशवाद को लेकर आपसे तो बात करें, आपकी तो पार्टी या
एक घर के सहारे चलती है, गांधी परिवार की हम बात कर रहे हैं, आपकी मेरे तो पास- माला ही गांधी वाली है। मुकेश जी लंबी फेयर लिस्ट है मेरे पास, अगर मैं आपको नाम गिनाना चाहूँ। आप मेनका कांग्रेस की बात करना। मेनका गांधी से शुरू होता है। मेनका गांधी जी के बेटे वरुण गांधी जी चुनाव लड़ते हैं, वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत जी चुनाव लड़ते हैं, प्रमोद महाजन जी मेनका गांधी भी आप ही के गांधी परिवार से आई है। प्रमोद महाजन जी की बेटी पूनम महाजन लड़ती है। समय कम है और तो मेरे पास इतनी लंबी फेयर लिस्ट है जो मैं गिना सकती हूँ कौन कौन भाजपा के वंशवाद है, और आरएसएस से खुद एक बहुत बड़ा परिवार कांग्रेस